बर्लिन के कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया के एक एग्जीक्यूटिव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। ध्यान से सुनना इसे। मेरी दादी जी गधे पर बैठकर काम पर जाया करती थी। मेरे पिताजी मर्सिडीज में काम पे जाते थे। मैं लैम्बोर्गिनी में बैठकर काम पे जाता हूं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा बेटा फिर गधे पर बैठकर काम पर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, बिकॉज़ उस एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं ये फैक्ट पता था कि सऊदी के 90% गवर्नमेंट रेवेन्यूज सिर्फ ऑयल से आते हैं, जबकि आज दुनिया के मेजर कार ब्रांड्स का विजन मैक्स 2030 तक ईवी पर शिफ्ट हो जाना है। बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। देखो, आज के तारीख में सऊदी अरेबिया का कर्ज कुछ $264 बिलियन हो चुका है। एंड माइंड यू, ये श्रीलंका के डिफॉल्ट होते वक्त के कर्ज से 5 गुना ज्यादा है। और इसी वजह से आज के तारीख में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये तक कह रहे हैं कि द कोलैप्स ऑफ सऊदी अरेबिया इज इनएविटेबल। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब तो सिर्फ सुपरफिशियल खबरें हैं। इस डिक्लाइन के पीछे कई सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस है अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड ईवी इंडस्ट्री एज वेल। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो सऊदी के बर्थ का फंडामेंटल बेसिस ही है। देखो, हमेशा से ही सऊदी अरेबिया की रिलीजियस और पॉलिटिकल विंग्स में किसी ना किसी बात को लेकर टसल रहा ही है, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के फंक्शनिंग में टांग अड़ाने की कोशिश की है। वेल, रिलीजन और पॉलिटिक्स ये वही कोर है जिनसे सऊदी अरेबिया का किंगडम बना हुआ है। और अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आया रिफ्ट सऊदी के कोलैप्स होने का एक रीजन बन रहा है। अब सऊदी के इस डाउनफॉल को और अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें इस रिफ्ट के बिल्डअप को अच्छे से समझना होगा। 1932 वो साल जब सऊदी किंगडम एस्टैब्लिश हुआ। 1932 में वहां के दो बड़े बड़े हाउसेस साथ आए। वहाब्स, एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस सेक्ट, और सौद्स, जिन्होंने बाकी छोटे मोटे ट्राइब्स को मिलाकर एक किंगडम बनाया। इन दोनों हाउसेस ने मिलकर यह डिसाइड किया कि इस नए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में पॉलिटिकल अथॉरिटी सौद फैमिली के पास रहेगी और वहीं पर रिलीजियस अथॉरिटी वहाबी सेक्ट के पास होगी। फिर इस किंगडम के एस्टैब्लिशमेंट के अगले ही साल सऊदी ने यूएसए की एक कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया को देश में ऑयल एक्सप्लोरेशन के सोल राइट्स दे दिए। और बस महज 5 सालों में ही उन्होंने ऑयल डिस्कवर कर लिया, जिसने दोनों कंट्रीज की फॉर्च्यून को रातों रात चेंज कर दिया। फिर आता है 1945 का दौर, जब तब के सऊदी किंग अब्देल अजीज और यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बीच एक ऑयल फॉर सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग सऊदी यूएस को ऑयल प्रोवाइड करेगा, जिसके बदले में यूएस सऊदी किंगडम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और फिर आया 1963, जब यूएस के साथ ये डील सऊदी के लिए एक लाइफ सेवर साबित हुआ, क्योंकि 1963 में इजिप्ट और सऊदी दोनों यमन में एक प्रॉक्सी वॉर में थे। इस मामले को लेकर जब इजिप्ट ने सऊदी पर एयर स्ट्राइक्स किए, तब यूएस ने अपनी एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन वहां पर भेजकर इजिप्शियंस को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। अब यही वो समय भी था जब वहां के तब के किंग फैसल कंट्री में एक मॉडर्नाइजेशन की वेव लेकर आए और उन्होंने अपने किंगडम में पहली बार टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लड़कियों के लिए पब्लिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। मगर इस सब को देखकर वहां के फंडामेंटलिस्ट वहाब्स खुश बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होने लग गया था कि उनका देश और कल्चर इस्लामिक शरिया लॉ से हटकर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, और इसीलिए किंग फैसल के इन एक्शंस के अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट्स राइज होने लग गए। वो भी इस लेवल पर कि लोग टेलीविजन को पब्लिकली अपोज करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेविल बुलाने लग गए थे। और फिर ये आक्रोश इतना बढ़ता चला गया कि फाइनली 1975 में किंग फैसल के नेफ्यू फैसल बिन मुसाद बिन अब्दुल अजीज ने ही उनको असैसिनेट कर दिया। बट इसके बाद भी फंडामेंटलिस्ट का ये गुस्सा कम बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1979 में उन्होंने इस्लाम के सबसे होलीएस्ट प्लेस मक्का में 500 आर्म्ड फंडामेंटलिस्ट को भेजकर उसे कैप्चर कर लिया। अब उन्होंने इन ग्रैंड मॉस्क को अटैक करा के कैप्चर इसीलिए करवाया था क्योंकि सऊदी किंग को इन होलीएस्ट प्लेसेस के कस्टोडियन माना जाता था। सो अगर फंडामेंटलिस्ट ने मक्का को कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने सीधे किंग के लेजिटिमेसी को ही क्वेश्चन कर दिया। बट फ्रेंड्स, सून आफ्टर आया एक ऐसा दौर जब सऊदी अरेबिया कुछ ऐसी सिचुएशन में था कि उसे सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल दुश्मनों से भी खतरा था। 1990 में हुए इराक कुवैत वॉर के दौरान जब इराकी सेना सऊदी बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी, तब हालात वापस से गंभीर होना शुरू हो गए और तब उनको फिर से एक बार यूएस बचाने के लिए आए। इस बार लगभग 6 लाख यूएस और एलाइड फोर्सेस ने सऊदी किंगडम को इराकी इन्वेजन से बचाया, और साथ ही यूएस को यह अच्छी तरीके से पता था कि सऊदी को उसके नेबरिंग कंट्री से कितना बड़ा खतरा है, और इसीलिए उन्होंने ऑयल रिच सऊदी के एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने 5000 सोल्जर्स को परमानेंटली सऊदी किंगडम में स्टेशन कर दिया। अब इससे सऊदी के एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो जरूर सॉल्व हुए होंगे,
मगर फंडामेंटलिस्ट इससे और भी ज्यादा एजिटेट होने लग गए, स्पेशली यूएस को लेकर। उनका यह मानना था कि सऊदी, जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानता है, उसे खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नॉन इस्लामिक कंट्री की मदद क्यों लेनी पड़ रही है। ये तो सरासर सऊदी के शान के खिलाफ की बात हो गई। और इन नाराज फंडामेंटलिस्टों में वहाबीज के साथ साथ ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट भी थे। नाउ फ्रेंड्स, यहां तक पहुंचने पर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके हिसाब से आगे भी सऊदी के डिसीजंस दोनों वहाबीज और सौद्स को बैलेंस कर पाए? वेल, क्योंकि आप इनका हिस्ट्री कहीं ना कहीं समझ चुके हो और आप एक अंडरस्टैंडिंग लेकर ये बता सकते हो कि इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा होगा सऊदी अरेबिया के डिक्लाइन में या फिर नहीं। एंड वेल, यू कैन ओनली आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस फील्ड। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपको क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल या इवन वेदर से रिलेटेड चीजों का नॉलेज है, तो आप प्रोबो प्लेटफॉर्म पर उस नॉलेज के बेसिस पर सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को आंसर करके येस और नो में जवाब देके पैसे जीत सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की बात करें तो क्या एशिया ट्रॉफी मैच में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जीतेगा? वेल, ऐसे इजी क्वेश्चंस पर आप जवाब देकर जीत सकते हो और जीते हुए पैसों को आसानी से विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई एटसेट्रा के थ्रू। सो गो एंड डाउनलोड प्रोबो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा 25 रुपीस तक का वेलकम बोनस। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे सौद और वहाबीज के साथ साथ जिनको ये बात यूएस के अगेंस्ट काफी ज्यादा खल रही थी। और 1992 आते आते ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि 1992 में 107 वहाबी क्लेरिक्स ने सऊदी किंग फहद को 46 पेजेस का एक मेमोरेंडम ऑफ एडवाइस पेश किया। उस मेमोरेंडम में सरकार के डिसीजंस को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया गया था, जैसे सऊदी सॉइल पर यूएस ट्रूप्स का प्रेजेंस। लेकिन साउथ को यह अच्छी तरीके से पता था कि देश की सिक्योरिटी के लिए यूएस ट्रूप्स का प्रेजेंस होना बिल्कुल जरूरी था। और यहीं से जिस बेसिस पर सऊदी अरेबिया का किंगडम बना था, यानी कि रिलीजियस वहाबीज ऑन वन हैंड और मोनार्क सौद्स ऑन अदर हैंड, इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती ही चली गई और उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट टेरर अटैक्स में तब्दील हो गया, जिसके शिकार बनते गए वहां स्टेशन्ड यूएस ट्रूप्स। 1995 और 1996 में 2 टेररिस्ट अटैक्स हुए, जिनमें कुल मिलाकर 24 अमेरिकन्स की जानें चली गई। इसके संबंधित पूछताछ करने के लिए एफबीआई ने जब उन अटैकर्स को एक्स्ट्राडाइट करने की सऊदी से परमिशन मांगी, तब उन्होंने एफबीआई को यह परमिशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब इस इंस्टेंस से यह जरूर पता चल गया कि सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रेशर था कि क्यों किसी सऊदी सिटीजन को नॉन इस्लामिक कंट्री भेजकर फंडामेंटलिस्ट को और भी ज्यादा नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन टेरर अटैक्स अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस बीच एक ऐसा अटैक हुआ जिसने ना सिर्फ यूएस बल्कि पूरी दुनिया की नजर सऊदी के टेरर ग्रुप्स पर लाकर खड़ी कर दी। द इनफेमस 9/11 अटैक, जिसमें 19 में से 15 हाईजैकर्स सऊदी सिटीजन्स थे। इन अटैक्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूएस ने जॉइंट सेनेट हाउस कमेटी बिठाई, जिनका मकसद सिर्फ एक बात पता लगाना था कि वो अटैकर्स सऊदी गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड थे या नहीं। अब इस सवाल पर यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन जरूर किया, मगर उस रिपोर्ट के 28 पेजेस जो इस क्वेश्चन को आंसर करते थे, उन्हें हाईली क्लासिफाइड रखा। इवन इसके बाद आने वाले 3 प्रेसिडेंट्स ने इन पेजेस को क्लासिफाई नहीं किया, और ये इसीलिए क्योंकि इतने सालों तक यूएस का सऊदी में इंटरेस्ट रहा था, मगर ओवर द टाइम यूएस में काफी चेंजेस आए, जैसे कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में और ऑयल डिपेंडेंसी में। वो अपने ऑयल कंजम्पशन पर सेल्फ रिलायंट हो गए, जिससे अब उन्हें अपने ऑयल की नीड के लिए बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं थी। और साथ ही उनकी फॉरेन पॉलिसी भी मिडिल ईस्ट से शिफ्ट होकर एशिया पैसिफिक रीजन में ज्यादा फोकस करने लग गई। यूएस के पिछले 2 प्रेसिडेंट्स डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चाइना कॉन्सेंट्रेटेड बनाई है, और इसीलिए अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो मेजरली ट्रंप के बाद से यूएसए और सऊदी के रिलेशंस में दूरियां आने लग गई है, और इसके सिम्टम्स हमें पब्लिकली दिख भी रहे हैं। 2021 में प्रेसिडेंटशिप हासिल करके जो बाइडेन ने ओपनली 9/11 के इन्वेस्टिगेशन के क्लासिफाइड 28 पेपर्स को रिवील किया और सऊदी अरेबिया को एक आउटकास्ट नेशन बुला दिया। इससे यह बिल्कुल नजर आता है कि यूएसए के इंटरेस्ट जो इतने सालों से चलते आ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। इनफैक्ट अब हाल ही में यूएस पार्लियामेंट में भी ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था कि सऊदी को यूएस आर्म्स सेल ना किए जाए, और इसीलिए बिल्कुल चांसेस है कि अगर यूएस सेनेट ये बिल पास करती है तो यूएस सऊदी की सिक्योरिटी डील भी टूट जाएगी, यानी कि सऊदी को अपने डिफेंस के लिए यूएस वेपन्स और यूएस सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। मगर सिर्फ यूएस ही नहीं, बल्कि
ह्यूमन राइट्स को लेकर भी 36 कंट्रीज ने UNHCR के थ्रू सऊदी अरेबिया को ओपन लेटर लिखा है। अब सऊदी के अगेंस्ट ऐसा मेजर पॉलिसी शिफ्ट वॉशिंगटन पोस्ट के फेमस जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के सऊदी स्पॉन्सर्ड मर्डर के बाद से आया। सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंट में आपने ये न्यूज भी जरूर सुना होगा कि कुछ कंट्रीज में रिलीजियस प्रोटेस्ट के दौरान इस्लामिक होली बुक को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था। इसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस इंसिडेंट को कंडेम जरूर किया, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हुए ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन की परमिट भी दे दी। अब सऊदी के अगेंस्ट हो रहे ऐसे इंसिडेंट रिसेंट टाइम्स में ही सुनने में आ रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इतने सालों तक सारे कंट्रीज चुप थे जस्ट बिकॉज उन्हें सऊदी से ऑयल मिलता था, लेकिन अब आने वाले समय में कंट्रीज सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि सऊदी के अगेंस्ट ऐसे और प्रोटेस्ट आने वाले समय में दिखने लगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब आता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल कि सऊदी पर ये इकोनॉमिक डाउनफॉल की स्थिति आई ही कैसे? क्योंकि हम तो हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया एक रिच कंट्री है और वो काफी स्टेबल भी है, वहां पे सब कुछ चंगा सी चल रहा है। तो इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जिनमें से पहला है उनका खुद का गवर्निंग मॉडल। देखो, बात कुछ ऐसी है ना, और जैसे मैंने पहले भी बताया, किंगडम में अपने पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए सौद फैमिली ने रिलीजन का हेल्प लिया था, जिसके बाद किंगडम के फंक्शनिंग में भी उन्होंने पावर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इसमें रिलीजियस मैटर्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स जैसे कमिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की अथॉरिटी वहाब्स को दे दी और बाकी के बचे डिपार्टमेंट्स रॉयल फैमिली ने अपने हाथ में रख लिए। अब इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सऊदीज के नेमिंग कन्वेंशन से समझाता हूं, यानी कि वो लोग अपने नाम किस तरह से रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि उनका नाम भी हमारे जैसे ही होता है, जहां खुद का नाम, फिर पिताजी का नाम और एंड में अपने ट्राइब का नाम, जहां पर सौद्स अल सौद लगाते हैं और वहाब्स शेख। सो अगर आप इस चार्ट में मेंशन नामों को देखोगे तो उसमें फर्स्ट हाफ उस पर्सन का नाम होता है और मिडिल नेम उनके पिताजी का। अब आपने अक्सर ये देखा होगा कि इन दोनों नेम्स के बीच में बिन या फिर इब्न लगाते हैं, जिसका मीनिंग होता है सन ऑफ। अब आप सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नाम का ही एग्जांपल ले लो, उसका सिंपल मतलब है मोहम्मद सन ऑफ सलमान। उसी तरह उनके भाई का भी नाम है खालिद बिन सलमान, यानी कि खालिद सन ऑफ सलमान। सो अब अगर आप सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे डिपार्टमेंट्स को देखोगे तो उनके तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स के हेड अल शेख ही है और वहीं पर बचे हुए बाकी के डिपार्टमेंट्स के हेड अल सौद। अब वहाब्स के अंडर आने वाले तीनों डिपार्टमेंट्स में से एक सीपीवी के अंडर एक रिलीजियस पुलिस और हया ऑपरेट करती है, जिनका काम होता है कि सऊदी सिटीजन शरिया लॉ को सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस पर चेक्स रखना। अब सऊदी के इंटरनल मामलों में यह अथॉरिटी काफी पावरफुल है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पावर में आते ही उन्होंने दोनों साइड्स मॉडर्नाइजेशन और फंडामेंटलिज्म में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की। उनके कुछ एक्शंस ऐसे थे जहां पर वो प्रो मॉडर्न दिखने लगे, जैसे कि सिनेमा हॉल्स, रेव पार्टी जैसे इवेंट्स को होस्ट करना और रिलीजियस पुलिस के अरेस्टिंग पावर्स को छीन लेना। मगर उसी के साथ ऐसा भी दिखा कि वो प्रो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि जब कनाडा ने सऊदी अरेबिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को क्रिटिसाइज किया, तब उन्होंने कनाडा के साथ फ्यूचर में सारे ट्रेड और एग्रीमेंट्स को सस्पेंड कर दिया। यानी कि वो एक ऐसे पोजीशन में है जहां पर वो एक साथ दोनों पार्टीज को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि सऊदी कनाडा के टोटल $17 बिलियन के ट्रेड पर सीवियर इंपैक्ट पड़ा, वो भी तब जब उनका डेट कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा था और फॉरेन रिजर्व्स डिक्लाइन हो रहे थे। अब इन स्टेप्स के अलावा सऊदी के डाउनफॉल में रॉयल फैमिली का फ्रीबीज बांटकर उनकी लॉयल्टी बाय करने का भी एक मेजर रोल है, और ये सब भी तब जब उनकी कंट्री में कोई अनरेस्ट हो, जैसे 2011 में अरब स्प्रिंग के समय में हुआ कुछ यूं कि अरब स्प्रिंग के टाइम अरब वर्ल्ड कंट्रीज में सिटीजंस द्वारा एक प्रो डेमोक्रेसी की डिमांड को लेकर काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, वो भी इस लेवल पर कि इजिप्ट और ट्यूनीसिया में सिटीजंस के प्रेशर के कारण डिक्टेटर्स को अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ गया था और एक फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी पड़ गई। इसी का इन्फ्लुएंस उस दौरान सऊदी अरेबिया तक भी पहुंचा था, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच $93 बिलियन हैंडआउट्स देकर उनकी लॉयल्टी खरीदी। बेसिकली इसमें उन्होंने वर्किंग सिटीजंस को 15% हाइक, एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस और घर रिपेयर करने के लिए पैसे दिए, जिससे कि लोगों के बीच सऊदी मोनार्की को लेकर कोई अनरेस्ट ना फैले और उनका सऊदी किंगशिप पर भरोसा बना रहे। अब ये आपको सुनकर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि हम सबके दिमाग में सऊदी अरेबिया को लेकर एक रिच कंट्री होने का पिक्चर पेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। सऊदी मोनार्क ऐसे हैंडआउट्स तब दे रहे थे जब उनकी इकोनॉमी डिक्लाइनिंग स्टेज पर थी। इनफैक्ट उसके कुछ ही सालों बाद 2015 में तो IMF ने यह प्रेडिक्ट किया था कि सऊदी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट उनके GDP का
21.6% होगा। इतना ही नहीं, उनके फॉरेन रिजर्व्स भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अब तो पिछले कुछ सालों से डिप्लीट हो रहे हैं। तो आखिर कब तक ऐसे फ्रीबीज से लॉयल्टी खरीदने का सिलसिला चलते रहेगा? वेल फ्रेंड्स, इसका जवाब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक उनकी गवर्निंग मॉडल का दूसरा फॉल्ट देखते हैं, जो है करप्शन। 2017 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने टोटल 201 लोगों को $100 बिलियन के करप्शन के एलिगेशंस पर अरेस्ट किया, जिनमें से 11 लोग तो खुद उनकी रॉयल फैमिली के प्रिंस थे और यहां तक उन्हीं में से थे किंग के लास्ट सर्वाइविंग ब्रदर और फॉर्मर क्राउन प्रिंस भी। उन्होंने इन प्रिंसेस को रिच कार्ल्टन होटल में हफ्तों और महीनों तक इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर रखा था। अब देखो, बात ऐसी है कि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा मेंशन है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए एक स्टाइपेंड सिस्टम अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा समझो कि सीनियर प्रिंसेस को सऊदी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दिए हैं संभालने के लिए, जिसके अंदर उन्हें रॉयल फैमिली की तरफ से कई ऑफ बजट फंडिंग्स मिलती है। अब क्योंकि इन ऑफ बजट फंडिंग्स को ओवरसी करने के लिए कोई लेजिटिमेट मैकेनिज्म नहीं है, वो सभी प्रिंसेस इन पैसों को अपनी लैविश लाइफस्टाइल जीने के लिए आराम से खर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खुद मोहम्मद बिन सलमान को ही देखो, उन्होंने रिसेंट इयर्स में ही $100s of millions खर्च करके महंगी चीजें खरीदी है। और इन सारे इनसाइड बिजनेस केसेस की वजह से पानामा पेपर लीक्स, स्विस लीक्स और ऑफशोर लीक्स में तक 56 रॉयल प्रिंसेस के नाम रिवील हुए हैं। सो डेफिनेटली ये लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रीजन। अब सऊदी के कोलैप्स होने का दूसरा मेजर रीजन हो सकता है उनकी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। तो देखो, जैसे हमने पहले जाना कि सऊदी के टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू में से 90% तो सिर्फ ऑयल से ही आता है। अब इससे आप बिल्कुल समझ सकते हो कि उनकी इकोनॉमी अकेले ऑयल पर कितनी डिपेंडेंट है। ये बात हमें इस ग्राफ को देखकर भी समझ आता है। जब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, सऊदी की जीडीपी भी बढ़ती है, और जब जब ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं, तब उनकी इकोनॉमी भी गिर जाती है। और अभी रिसेंटली यूएन के क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन में दुनिया के 137 कंट्रीज ने यह प्रण लिया कि वो मैक्स टू मैक्स 2050 तक कार्बन एमिशन में नेट जीरो लेवल अचीव करेंगे साथ में मिलकर। अब जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, वैसे ही बाकी कंट्रीज का ऑयल और बाकी फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी कम होते जा रहा है। यानी कि ऑल इन ऑल सऊदी अरेबिया का रेवेन्यू ही कम होते जा रहा है। और क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी ही ऑयल पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करना एक बहुत ही अपहिल टास्क होगा। लेकिन अगर हम उनके खर्चों को ऑन दी अदर हैंड देखें, तो सऊदी सिर्फ अपनी कंट्री नहीं बल्कि येमेन वॉर में भी 2015 से इन्वॉल्व है, जहां पर इतना खर्च हो रहा है कि कभी कभार तो पर वीक $1 बिलियन तक यूं ही खर्च हो जाता है। बट यहां पर मेन सिनेरियो ये है कि सऊदी ये सब तब भी कर रहा है जब उनका बजट फिस्कल डेफिसिट में चल रहा है, और जिस वजह से उनकी कंट्री ऑलरेडी अब G20 नेशंस के ग्रोथ लिस्ट में लास्ट नंबर पर है। और इन्हीं सारे फैक्टर्स को मिलाकर सऊदी अरेबिया पर अब आया है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट। अब डेटा के हिसाब से देखोगे तो सऊदी यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा फ्लक्चुएट होती रही है और काफी कम भी है। ये शायद इसीलिए भी हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। तो जब जब ऑयल से ज्यादा रेवेन्यू आता है, तब तब उनकी कंट्री का प्रोग्रेस होकर उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता होगा। और वहीं पर जब जब ऑयल प्राइसेस गिरते होंगे, तब तब वहां पर यूथ ज्यादा अनएम्प्लॉयड होता होगा। एंड वंस अगेन, अगर यही कोरिलेशन फ्यूचर में बरकरार रहा, तो ये फोरकास्ट किया जा सकता है कि भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी आसमान छूने लगेगा। अब सऊदी कोलैप्स का तीसरा मेजर रीजन बन सकता है उनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। देखो, हम सभी को पता है ईरान और सऊदी की दुश्मनी किस हद तक है, मगर जिन्हें नहीं पता उन्हें एक माइनर सा ब्रीफ दे दूं कि ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और वहीं पर सऊदी सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, और इन दोनों का आपस में ही मुस्लिम वर्ल्ड के लीडरशिप को लेकर हमेशा से मतभेद रही है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान ईरान के लोगों ने यूएस बैक्ड इरानियन किंग मोहम्मद रेजा पहलवी को अपनी रॉयल सीट से हटाकर एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, जिसके हेड बने आयतुल्ला खोमेनी, जो कि एक रिलीजियस लीडर भी थे। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन का स्वागत शिया और सुन्नी इन दोनों ही सेक्ट्स ने किया, क्योंकि इसका कोर आइडिया एंटी अमेरिका था। इसी आइडिया पर खोमेनी का कहना था कि उन्हें गल्फ रीजन से उन सारे मोनार्कीज को हटाना चाहिए जो यूएस बैक्ड है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। और बस तब से लेकर आज तक इन दोनों कंट्रीज मानो कई सारे प्रॉक्सी वॉर्स में फंसे हुए हैं, जिसका बैटलफील्ड पूरा मिडिल ईस्ट रीजन ही बन गया है। एग्जाम्पल के तौर पर येमेन को ही ले लो। वहां पर स्थिति कुछ ऐसी है कि ईरान वहां पर हाउथी रिबेल्स को बैक कर रहा है और वहीं पर सऊदी येमेन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और इस सब के बीच में फंसे हुए हैं येमेनी सिटीजंस। आज 74% येमेनीज को सीरियस असिस्टेंस की जरूरत है, 5 मिलियन लोग फैमिन के रिस्क में है और 1 मिलियन लोग कॉलेरा आउटब्रेक से अफेक्टेड है। और
सऊदी और ईरान के ऐसे प्रॉक्सी वॉर सिर्फ येमेन में ही नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया डेस्परेटली कई सारे मेजर्स ले रहा है, जैसे कि वो अपने आर्क राइवल्स ईरान और इजराइल दोनों के साथ डिप्लोमेटिक और फ्रेंडली टाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ अपने गिरते इकोनॉमी को बचाने के लिए वो अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, जिसके लिए वो दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी अरामको के 1% शेयर्स आईपीओ के थ्रू बेचने के लिए भी रेडी है। और इन पैसों से उन्होंने एक मैसिव प्लान बनाया जो उनके लिए इस ऑयल डिपेंडिंग इकोनॉमी का ऑल्टरनेटिव विजन बन सकता है, जो है विजन 2030। इस विजन के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करना और जितना उनकी कंट्री ऑयल रेवेन्यूज पर आज के तारीख में डिपेंडेंट है इसे बिल्कुल कम करना। दूसरा मुख्य ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को लाना, जैसे लाइसेंस रिफॉर्म्स, जिससे 24 आवर्स के अंदर ही कमर्शियल लाइसेंस इशू किया जा सकता है। अब तीसरे मुख्य ऑब्जेक्टिव बोल्ड रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो इसके अंडर सऊदी अरेबिया ने विमेन एम्पावरमेंट पर बिल्कुल ध्यान दिया, जैसे 2018 में उन्होंने विमेन के ड्राइविंग बैन्स को भी रिमूव कर दिया। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो सऊदी अरेबिया वो इकलौती इकोनॉमी है जो रिसोर्सेज पर बेस्ड है, और ऐसी कंट्रीज स्लैश स्टेट्स को रेंटियर स्टेट कहते हैं, जिनकी पूरी इकोनॉमी अपने देश में मिल रहे एक सिंगल रिसोर्स पर ही डिपेंडेंट होती है। और सऊदी के केस में ये रिसोर्स है ऑयल, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्योंकि रेंटियर स्टेट्स एक ही रिसोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं और पब्लिक के टैक्सेस पर नहीं, इसीलिए वो खुद को उन सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल नहीं समझते, जिस वजह से चांसेस होते हैं कि वो स्टेट्स ज्यादा टायरानिकल और करप्ट बने। तो अब यहां पर मेन सवाल ये रहता है फ्रेंड्स कि क्या इन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्या सऊदी अरेबिया कोलैप्स हो जाएगा, या उनका विजन 2030 उसे इस कोलैप्स से बचा पाएगा, या फिर ये विजन सऊदी के लिए बस एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज साबित होगा। अगेन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका एग्जैक्ट जवाब तो आगे वक्त ही बताएगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं और धीरे धीरे करके ये अनफोल्ड होगा किसका पलड़ा भारी है। बट जैसे अनफोल्ड होगा हम हैं यहां पर आपको अपडेट करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनका अगर आपको नॉलेज है तो आप पैसे कमा सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड प्रोबो एप्लीकेशन, वहां पर जाकर आंसर करो एंड विन प्राइजेस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट आपको 25 रुपीज का वेलकम बोनस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या सऊदी का विजन 2030 सक्सेसफुल होगा या फिर सऊदी इंटरनल प्रेशर की वजह से क्रम्पल हो जाएगा। अभी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि सऊदी की तरह एक और एक कंट्री है जिसने अपने डिक्लाइनिंग इकोनॉमी से खुद को बचाने के लिए एंड मोमेंट पे ग्रोथ की सही इंडस्ट्री पहचान ली और कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जिससे उसकी ग्रोथ आसमान छूने लग गई। मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जो इंडिया से 22 टाइम्स छोटा है लेकिन फिर भी दुनिया भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है। उनकी स्ट्रैटेजी को मैंने इन डिटेल स्क्रूटिनाइज किया था और आपके लिए एक्सप्लेन किया है, जैसे आप यहां पर क्लिक करके पूरा देख सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी नया सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करो और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।